हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की बजाय आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या आप लोग ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डेली टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर इसका पीडीएफ सेंड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं करंट अफेयर से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि अब मैंने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख सकते हैं, जैसे कि हर दिन की करंट अफेयर्स के लिए डे टू डे करंट अफेयर नाम से बना दिया है। जो टॉप करंट अफेयर भेजता हूं उसके लिए टॉप करंट अफेयर्स है। सामान्य ज्ञान और जीएस हिस्ट्री के जितने टॉपिक डालता हूं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बना दी है और संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बना दी है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट के अनुसार देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आज है 14 दिसंबर और आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 दिसंबर यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। बात करें कि ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 2017 से 14 दिसंबर 2017 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि ऊर्जा के संरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। और एक ये तो था इसका उद्देश्य, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो ये बात आप लोगों ने समझनी है। उसके बाद बात करते हैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न। जैसे आज 14 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? यह है मंकी डे। मंकी डे की शुरुआत जो है वो वर्ष 2000 में करी गई थी और किस किस के द्वारा? कैसे सोरो और एरिक मिलिकिन द्वारा, इन दोनों के द्वारा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में करी गई थी। अब यहां से आप लोग एक बात समझिए कि कभी भी किसी दिवस को अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। लेकिन अब केसो सोरो और एरिक मिलिकिन दोनों ने इसकी शुरुआत करी है। तो यहां से आपने एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित नहीं किया गया, बल्कि इसे केसो सोरो और एरिक मिलिकन द्वारा शुरू किया गया था, जो कि सभी देशों में नहीं मनाया जाता लेकिन अनेक देशों में मनाया जाता है। जो ये एक ऐसा दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र ने जिसे मान्यता नहीं दी है अभी तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जानवरों के प्रति प्रेम दर्शाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो बात करते हैं, ये पहला प्रश्न था जो कि हम दिवस से संबंधित पढ़ चुके हैं। अब आज का दूसरा प्रश्न हम आप लोगों की स्क्रीन पे लेके आए हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बैंक बीमा साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो उसने किया है आरबीएल बैंक के साथ, यानी कि आरबीएल बैंक। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस प्रश्न की कुछ जानकारी मैं आप लोगों के सामने और लेके आया हूं कि आरबीएल बैंक के साथ में इसने समझौता किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, जिसका उद्देश्य है कि बैंकों के साथ जुड़ करके या बैंकों के द्वारा, बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद को अधिक से अधिक बेचना ही इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से दो तीन प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। जैसे कि आरबीएल बैंक आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, तो आरबीएल बैंक के बारे में आपको बताता हूं कि आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1943 में करी गई थी। और इसके एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो विश्ववीर आहूजा जो हैं वे इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय कहां है? तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगस्त 2014 में इस बैंक का नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदलकर
आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। 2014 से पहले इसका नाम क्या था? द रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो ये बात हमने यहां से पढ़ी। अब एक चीज और पढ़ लीजिएगा कि यहां समझौता तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने किया है ना, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। मुख्यालय कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके एमडी सीईओ की अगर हम बात करें तो एनएस कन्नन इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। देखिएगा बहुत ही कलेक्शन के साथ में ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग इनको देखें, सुने, अच्छी प्रकार से सुने, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है उसे शेयर करें, या कमेंट तो आप लोग कम से कम कर ही सकते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता ही सकते हैं कि ये करंट अफेयर की सीरीज, ये आपकी जीएस की सीरीज, टॉप करंट अफेयर की सीरीज, हिंदी की सीरीज, संस्कृत की सीरीज आपको कैसी लग रही है। अब आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 के जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में किसके द्वारा इसे संबोधित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया गया है। तो थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं, जैसे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो वनविल कल्चरल सेंट्रल द्वारा किया जा रहा है। वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार हुए हैं जिनका नाम है महाकवि सुब्रमण्य भारती। उनकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो साथ ही इसके साथ साथ एक और कार्य किया गया कि 2020 का भारती पुरस्कार भी दिया गया है। तो अगर बात करें 2020 का भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है सैनी विश्वनाथन को। सैनी विश्वनाथन को वर्ष 2020 का भारतीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करें भारतीय पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, तो भारतीय पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1994 से करी गई थी। तो 1994 से इसकी शुरुआत करी गई, जो मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है महाराष्ट्र राज्य में। अब बात तो ये हमने समझ में आई कि ए ऑप्शन ठीक हो गया कि वह महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र में करी गई है। लेकिन बात करते हैं इसके द्वारा और भी जानकारियां कि महाराष्ट्र के कौन से विभाग ने करी है। तो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरणों को मुफ्त में प्रदान करता। जो व्यक्ति विकलांग है उन व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, अगर मान लो किसी के हाथ, पैर या कहीं से कोई विकलांगता है या दिव्यांगता है, तो उनको उसी अंग की संबंधित कुछ उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक खास बात और भी है कि मार्च 2021 तक, यानी कि आने वाले 3 महीनों में, ये जो महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग है इसकी प्ले स्टोर पर भी ये सब चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आता है कि खाद बनाने के लिए एक मशीन जिसका नाम है भूसीरी, खाद बनाने की मशीन भूसीरी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो भूसीरी जो है ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा खाद बनाया जाएगा, और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो अनावरण है वो बीएस येदुरप्पा द्वारा किया गया है। बीएस येदुरप्पा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं उद्धव ठाकरे, हमें पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं। तो ये देखिए, मैं आपके सामने उन प्रश्नों के संबंधित कुछ और भी जानकारियां प्रदान करते रहता हूं। ठीक है, तो थोड़ी जानकारियां अब और भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा द्वारा इस नई मशीन का उद्घाटन किया गया। अब केवल इसी मशीन का अनावरण नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ में मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का भी अनावरण किया गया। तो एक मशीन है जो कि
खाद बनाने की मशीन है भूसिरी, इसके साथ साथ ये एक और है भूमित्र। ये क्या करता है? ये करता है मृदा परीक्षण उपकरण। ये एक भूमि का परीक्षण करने का उपकरण है। ठीक है, दोनों उपकरणों को बनाया किसने है? तो हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े, डॉक्टर नागराज हेगड़े द्वारा इन दोनों को विकसित किया गया है। ये मशीन जो है ये कृषि अपशिष्ट को जैविक खाद में परिवर्तन करने का कार्य करती है। देखिएगा, जब खेत में कटाई हो जाती है तो जो कृषि का अपशिष्ट बच जाता है उसे 3 से 4 महीने लगता है खाद बनने में, लेकिन इस मशीन के द्वारा मात्र 10 से 15 दिन में ही वो जो बचा हुआ अपशिष्ट है, जो कि कृषि का बचा हुआ अपशिष्ट है, वो मात्र 10 से 15 दिन में ही वो जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसानों के लिए शुरू करी गई पहल है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो कि अगर 10 से 15 दिन में समाप्त हो जाएगा तो अगली फसल को उगने में आसानी रहेगी। आगे उसके अलावा बीच में कुछ और भी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए और जानकारियां प्राप्त करते हैं अगले प्रश्न के संबंधित। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है अशरफ पटेल को। अशरफ पटेल यानी कि ऑप्शन ए। अब अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं थोड़ी और जानकारी। वे प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के सह संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद कोरोना वायरस के प्रभाव का आकलन करने वाले जांच उपकरण उन्होंने विकसित किए थे और इन जांच उपकरणों के लिए ही उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार कौन सी संस्थाएं देती है या किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो यह पुरस्कार श्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। तो पूरी जानकारियां मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, आप लोग देखिएगा, सुन करके भी आप लोगों के आधी बातें तो समझ आ ही जाती होंगी। ठीक है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की गई है। अगर हम बात करें कि इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को मिला है दूसरा स्थान, यानी कि भारत इस बार इसके दूसरे स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर रहा है। अब थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं कि भारत दूसरे पे रहा, पहले पर कौन रहा, तीसरे पर कौन रहा, तो ये सारी जानकारियां और पढ़ते हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा चिली देश, दूसरे स्थान पर रहा भारत देश और तीसरे स्थान पर रहा ब्राजील। तो ये शुरू के मैंने आपको 1, 2, 3 जो रैंकिंग वाले देश थे उन तीनों देशों के बारे में बता दिया है। बात कर लेते हैं, ये सर्वेक्षण जो है वो स्वच्छ ऊर्जा निवेश का आकलन करता है कि स्वच्छ ऊर्जा निवेश का आकलन करने के लिए ही ये जो क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग थी वो जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान मिला है किसे? चिली को, दूसरे स्थान पर अपना देश और तीसरे स्थान पर कौन रहा? ब्राजील रहा है। ठीक है ना, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है स्क्रीन पे, तो वार्षिक पुष्प प्रदर्शन के 17वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये वार्षिक पुष्प प्रदर्शन का 17वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया है नागपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहां से सही रहेगा। ये जानकारी आप लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में कि नागपुर के हिलस्कोप कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा ये प्रदर्शन शुरू किया, पुष्प प्रदर्शन जो है वो शुरू किया गया है। ये हिलस्कोप कॉलेज जो है नागपुर का, इसका वार्षिक पुष्प प्रदर्शन होता है और इस पुष्प प्रदर्शन में लगभग 10,000 पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध किए जाते हैं कि 10,000 पौधों की अलग अलग वैरायटियां आप लोगों के सामने रखी जाती है, आप लोग वहां से खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। यहां से 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि संस्कृत विद्वान विद्या वाचस्पति बन्नजे गोविंदाचार्य का निधन, उन्हें किस पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था? तो जो अब संस्कृत विद्वान का जिनकी मृत्यु हुई है या निधन हुआ है, उन्हें भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन ए, पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो थोड़ी और जानकारियां उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि संस्कृत विद्वान वाचस्पति बन्ने जो था
वन्यजय गोविंदाचार्य, उन्हें वे मध्वा विचारधारा के प्रचारक थे और विख्यात संस्कृत विद्वान थे। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद में बढ़ते हैं कि उन्होंने करीब 150 पुस्तकें लिखी है और उनके अनेक पुस्तकों का संस्कृत से कन्नड़ भाषा में भी उन्होंने अनुवाद किया है। तो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनका निधन हो गया है। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब आता है अंतिम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। पाओला रोसी का निधन, वे किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो पाओला रोसी जो थे वो एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो कि कौन से देश के थे? जो कि इटली देश के थे, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। बहुत सी जानकारियां हैं इनके बारे में जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वे इटली फुटबॉल टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने जब 1982 फुटबॉल कप हुआ था तो उन्होंने अकेले ने 6 गोल दागे थे, जिसके लिए वो पूरी मीडिया में छा गए थे, जिसके बाद उनके हर जगह उन्हीं के बारे में चर्चाएं होने लगी थी। और उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है जो कि अगली लाइन में मैंने बताया है कि एक साल में उन्होंने विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलोन डी ओर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र ऐसे पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने ये 4 पुरस्कार जो है वो एक ही साल में जीते हैं। तो ये थी यहां से जानकारियां। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग प्लेलिस्ट का मैं फिर से ध्यान दिलाता हूं, प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और आप लोग YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हर दिन आपको जीएस की, हर दिन आपको हिंदी, संस्कृत, हर दिन आपको नई वीडियोस मिलती है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।